हेलो एवरीवन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आज हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव बताया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जो मेन जो रीज़न था वो था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना, इस्टेब्लिश करना। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की सबसे पहले बात की गई 1917 में, अगस्त 20। इसमें सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि जो ऑब्जेक्टिव है, जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ का जो इंडिया में ऑब्जेक्टिव है, वो है ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मीनिंग ये है कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है गवर्नमेंट की, वो जो है वो लेजिस्लेचर जो है उसके क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। जो जब तक लेजिस्लेचर में उनकी जो मेजॉरिटी है तब तक ये सरकार रहेगी, अदरवाइज़ जिस दिन ये मेजॉरिटी चला गई तो उनकी सरकार जो है गिर जाएगी, यानी जो कैबिनेट है वो गिर जाएगा, जो एग्जीक्यूटिव है वो फेल हो जाएगा। इसी को उन्होंने कंसीडर किया और उसके अंडर एक्ट लाया गया 1919, और जो 1921 में फोर्स में आता है। इसी एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू जो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, जो एक ब्रिटेन में ब्रिटिश जो कैबिनेट है उसके मेंबर थे, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे चेम्सफोर्ड वाइसरॉय इंडिया में, जो डायरेक्टली जो एज एन एजेंट काम करते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इसके फीचर्स पढ़ने से पहले हम हिस्ट्री देख लेते हैं कि जो वर्ल्ड वार चल रही थी उसका क्या इम्पैक्ट रहा था, जो एक्ट्स पास किए जा रहे थे, और स्पेशली जो 1919 का जो एक्ट आता है। तो 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वार 1 रहती है, और इस वार का इम्पैक्ट रहता है ब्रिटिशर्स पे और अदर कंट्रीज़ जो उनके अलाइज थे उनके द्वारा फोर्स किया जा रहा था कि इंडियन पार्टिसिपेशन को इंश्योर करो। यहाँ पे इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन यहाँ पे कुछ डिमांड्स रखी उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, और उन्होंने कहा कि जैसे ही वर्ल्ड वार ख़त्म होती है, हम सपोर्ट इसीलिए कर रहे हैं कि जैसे ही वर्ल्ड वार ख़त्म होती है तो हमें अपनी डिमांड्स फुलफ़िल कराई जाएँ। इसीलिए उन्होंने 1916 में एक लखनऊ पैक्ट किया। लखनऊ पैक्ट मुस्लिम लीग और आईएनसी के बीच में होता है, और यहाँ पे दोनों जो है कॉमन डिमांड्स जो है रखती हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आता है 1917 में। 1917 में वो अगस्त डिक्लेरेशन जो है वो लाते हैं। अगस्त डिक्लेरेशन में ये कहा जाता है कि जो वर्ल्ड वार 1 के बाद जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश कर दी जाएगी। 1918 आते आते वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाती है 1, और उसके बाद 1919 में ये सारे जो इनके बीच एग्रीमेंट्स वगैरह हुए होते हैं, तो पैक्ट्स या फिर जो डिक्लेरेशन दी जाती है इसको कंसीडर करके 1919 का जो है वो एक्ट पास किया जाता है। इसके मेन फीचर्स क्या हैं, जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो वाइसरॉय हैं वो चेम्सफोर्ड हम देख चुके हैं, और वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो हम देख चुके हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके 16 मिनिमम थे और 60 जो मैक्सिमम मेंबर्स थे। ये हम 1909 जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उस पर देख चुके हैं। इसमें क्या चेंज आता है इस एक्ट में जैसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल हमने देखा कि 1909 तक कोई भी चेंज नहीं किया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, चाहे जितने भी एक्ट्स हों, चाहे वो जितने 3 काउंसिल्स एक्ट आते हैं 1861, 92 या फिर 1909, लेकिन 1909 में ही एक चेंज किया जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। वो था कि जो एक मेंबर होगा वो इंडियन होगा और बाकी 5 जो होंगे ब्रिटिशर्स होंगे, और वो एक मेंबर जो इंट्रोड्यूस किया गया था, जो उसमें अपॉइंट किया गया था, सिलेक्ट किया गया था, वो थे सत्येंद्र पी सिन्हा, जिनको एज लॉ मेंबर जो है वो ऐड किया गया था। इसके अलावा और कोई भी चेंज किसी भी एक्ट के अंडर नहीं हुआ था। लेकिन 1919 में एक बड़ा चेंज आया, जो 6 मेंबर्स उनके द्वारा बताया गया है कि 6 मेंबर्स हैं, उनमें से जो 3 मेंबर्स हैं वो उन्होंने कहा कि यहाँ पे इंडियंस होंगे। एक एक्सेप्शन थी कि कमांडर इन चीफ जो हैं उनके अलावा वो इंडियन नहीं हो सकते, उनके अलावा जो है 3 मेंबर 6 में से, यानी 50% जो है वो इंडियंस होंगे। एक बड़ा चेंज। दूसरा, इसमें जो प्रोविंसेस हैं उनके जो सब्जेक्ट्स हैं और जो सेंटर के सब्जेक्ट्स हैं उनको सेपरेट कर दिया गया। जो प्रोविंसेस पहले क्या होते थे, स्टेट सेंटर के अंडर होते थे, सेंटर ही कानून बनाता था प्रोविंसेस के लिए। यहाँ पे अब प्रोविंसेस को भी अलो कर दिया कि वो जो सब्जेक्ट्स उनको दिए जाएंगे इस एक्ट के अंडर जो दिए गए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वो कानून बना सकते हैं। यहाँ पे सेंटर के अलग से होंगे सब्जेक्ट्स होंगे और प्रोविंसेस के अलग से सब्जेक्ट्स, तो अपने अपने स्फेयर्स में वो अपने काम कर सकते थे, कानून बना सकते थे। तो ये पावर्स भी एक डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ एक स्टेप था। उसके बाद जो प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स दिए गए उनके द्वारा, तो प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स थे उसमें भी उन्होंने डिवीज़न की और उनको डिवाइड किया गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड
जो ट्रांसफ़र थे वहाँ पे गवर्नर और उसके साथ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कानून बनाते थे, और जो रिजर्व्ड है वहाँ पे गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर और लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो रिजर्व्ड है गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उसके बाद जो बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस की बात की गई पहली बार, और इंडियन लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसको रिप्लेस करके यहाँ पे 2 हाउसेस बनाए गए, अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के 60 मेंबर्स थे और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके 145। जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर जो यहाँ पे इलेक्ट होते थे वो डायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा यहाँ पे चुने गए थे। ये हम पढ़ चुके हैं। जैसे वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 3 जो इंडियंस होंगे एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ। सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रिंसिपल था वहाँ पे उसको एक्सटेंड किया गया, जो सिख्स को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को। यहाँ पे दलित्स और वुमेन के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा सेपरेट इलेक्टोरेट या फिर कुछ भी रिजर्वेशन वगैरह कुछ भी नहीं था, ये एक एक्सेप्शन। 1909 में मुस्लिम्स को जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया और 1919 में एक्सटेंड किया गया टू अदर कम्युनिटीज़ जैसे सिख, इंडियन क्रिश्चियंस और ये सारे। पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई जो बाद में 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को ओपन किया गया। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का ऑफिस बनाया गया, इसके पीछे रीज़न क्या था इससे हम बैकग्राउंड में चलते हैं। 1916 में जब लखनऊ पैक्ट होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, और वहाँ पे कुछ वो डिमांड्स रखते हैं, तो उसमें एक ये भी था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसको जो पे किया जाता था सैलरी वो इंडियन रेवेन्यू से किया जाता था, यानी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो देती थी। लेकिन उसमें उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो एक ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर हैं और वो उनके लिए काम करते हैं। इंडियन जो गवर्नमेंट है यानी इंडियन रेवेन्यूज़ है वहाँ से उनको पे नहीं करना चाहिए। तो इसको कंसीडर करने के लिए उन्होंने यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया और ये बताया कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो 2 काम करते हैं, 2 तरह के काम करते हैं। एक है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स और दूसरे है एजेंसी वर्क। इसमें उन्होंने चेंजेस लाए कि जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स हैं उनको पे किया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन जो एजेंसी वर्क है वो तो कैबिनेट से रिलेटेड नहीं है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के रिलेटेड नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने अलग से एक पोस्ट बनाई, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, और इसको फिर उन्होंने कहा कि इसको पे किया जाएगा इंडियन फंड से। ग्रांटेड फ्रेंचाइज टू लिमिटेड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन। प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के बेसिस पर यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड लोगों को यहाँ पे फ्रेंचाइज दिया गया, हर एक को वोट करने की यहाँ पे परमिशन नहीं थी। जो बजट्स की बात जहाँ तक आती है तो बजट्स जो हैं सेंट्रल बजट और जो प्रोविंशियल बजट है उनको अलग अलग कर दिया गया, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उनको अपना एक नया बजट बनाने की परमिशन उन्होंने दे दी। यहाँ पे बजट के रिलेटेड देखा जाए तो बजट को सेपरेट किया गया, सेंटर का अलग से होगा और प्रोविंस का अलग से। इसी एक्ट में जो जैसे हमने पढ़ा कि प्रोविंशियल लेवल पे बजट भी अलग से होगा एक पावर, दूसरा जो है इनके सब्जेक्ट्स अलग से होंगे, इनका प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स भी अलग से होंगे, और उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी उन्होंने डिवाइड किया था, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट्स। और इसी डिवीज़न को बोला जाता है डायरकी। डायरकी एट जो है प्रोविंशियल लेवल। इसी डायरकी को फिर 1935 के एक्ट के अंदर ख़त्म कर दिया जाता है और वो डायरकी लाई जाती है एट सेंट्रल लेवल। नेक्स्ट जो इनका मेन फीचर है वो है स्टैट्यूटरी कमीशन को अपॉइंट किया जाता है, और इसका काम था इंक्वायर करना और रिपोर्ट करना आफ्टर 10 years ऑफ कमिंग टू फोर्स। जब से ये एक्ट आ जाता है इन फोर्स में उसके 10 साल बाद उसको रिपोर्ट करना और इंक्वायर करना अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द एक्ट। यह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19। इसको बुक से रीड कर लेते हैं एक बार। इसके फीचर्स जो हमने देखे, फर्स्ट जो है डिमार्केशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। यहाँ पे सब्जेक्ट्स की डिवीज़न होती है सेंट्रल और प्रोविंशियल, और फर्दर जो प्रोविंशियल है वहाँ पे ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। जो ट्रांसफर्ड थे उस पर गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल काम करती थी, कानून बनाती थी, और जो रिजर्व थे गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसी को डायरकी बोला गया। और ये डायरकी 1935 में ख़त्म करके इस डायरकी को सेंट्रल लेवल पे लाया गया। और ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। जैसे हम ये बुक रीड कर रहे हैं तो जो जो क्वेश्चन जिस चैप्टर में से होगा वहाँ हाईलाइट किया होगा। जैसे यूपीएससी ये में ये पूछा है प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में जो डिवीज़न थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है।
ये जो डायरकी का कॉन्सेप्ट था, जो डिवीज़न थी पावर्स की एट स्टेट लेवल यानी प्रोविंशियल लेवल पे, तो ये फेलियर ही वो प्रूव होती है बाद में, अनसक्सेसफुल रहती है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे बाइकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस की बात की गई। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्लेस करके काउंसिल ऑफ स्टेट बनाई जाती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है। काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 मेंबर्स थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 145। इसमें यह कहा गया कि 3 जो मेंबर हैं वो वाइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो सेकंड टाइम चेंज आ रहा है इसमें। फर्स्ट चेंज आया था 1909 में, जिसमें 1 मेंबर इंडियन ऐड किया गया था, और 1919 में जो 3 मेंबर ऐड किए जा रहे हैं और 3 इंडियन हो गए एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ। सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया गया। 1909 में मुस्लिम्स के लिए था, अब एक्सटेंड कर दिया गया बाकी कम्युनिटीज़ के लिए। फ्रेंचाइज जो था वो प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन बेसिस पे दिया गया लिमिटेड लोगों को। नया ऑफिस बनाया गया हाई कमीशन फॉर इंडिया, ये हमने डिटेल में देखा कि रीज़न क्या था इसको बनाने का। इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, जो फिर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन फाइनली बनाया जाता है 1926 में। किस लिए? रिक्रूट करना सिविल सर्वेंट्स को। प्रोविंशियल बजट और सेंट्रल बजट को सेपरेट किया गया, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था वो अपना बजट बना सकते थे, और जो स्टैट्यूटरी कमीशन है उसको इनेक्ट किया जाता है, उसको बनाया जाता है, अपॉइंट किया जाता है फॉर वर्किंग आफ्टर 10 years ऑफ कमिंग इनटू फोर्स। नेक्स्ट में पढ़ेंगे साइमन कमीशन, उसके बाद जो कम्युनल अवार्ड, उसके बाद 1935 का एक्ट, जिसके बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी देखने को मिलते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 1935 का एक्ट, इस पर मेंस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।